नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक ऐसे क्रूशियल टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूं जो कि सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आजकल एक कॉमन परसेप्शन है कि कैल्शियम का टैबलेट लेने से हमारे बॉडी में कैल्शियम की भरपाई हो जाएगी। इस मिथक के बारे में मैं कुछ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देने के लिए आया हूं कि सिर्फ कैल्शियम लेने से कैल्शियम आपका बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्यों, कैसे और ये पूरा मैकेनिज्म क्या है उसको डिटेल्स में बताने के लिए तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता कैसे है और ये एक दूसरे से लिंक कैसे है उसके बारे में बताऊंगा। आजकल कैल्शियम मार्केट में कई रूपों में अवेलेबल है, जैसे कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर मैं फ्रीली अवेलेबल फॉर्म की बात करूं मार्केट में तो दो फॉर्म है जो कि इजीली टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट है। कैल्शियम कार्बोनेट के जो बड़े ब्रांड्स हैं, नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन इसको खाने के बाद में तुरंत एसिडिटी, बल्चिंग, बर्पिंग, ब्लोटिंग होता है। क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है। तीनों कंपाउंड में ब्रेक डाउन होने के बाद में जब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड कॉज करता है बल्चिंग, बर्पिंग एंड ब्लोटिंग का। अभी एब्जॉर्प्शन के पैटर्न पे आते हैं तो कैल्शियम, अगर किसी के बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो ही कैल्शियम लेना चाहिए, बिना कैल्शियम के टेस्ट किए डायरेक्ट कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम अगर एक्सेस है उसके बाद भी अगर आप कैल्शियम में ले रहे हैं तो कैल्शियम डिपोजिशन होगा अलग अलग जगहों पे, जैसे कि किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में या कहीं पे भी जाके, तो ये एक स्टोन फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए कभी भी कैल्शियम लेने से पहले कैल्शियम सीरम कैल्शियम का टेस्ट अवश्य करवा ले। अब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के पैटर्न पे आऊं तो कैल्शियम जब हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होकर के जाता है तो डायरेक्ट ये एब्जॉर्ब नहीं होता, इस आयनिक कैल्शियम के रूप में जाएगा तो ही एब्जॉर्ब हो पाता है। आयनिक कैल्शियम जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो आयनिक कैल्शियम हो जाता है। इसमें प्लस एंड माइनस इसमें आवेश आ जाते हैं। अब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे क्रूशियल चीज जो है विटामिन डी है। अगर विटामिन डी की कमी रहेगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा प्रिकर्सर है, जब ये विटामिन डी बॉडी में जाएगा तो ये मेटाबोलाइज होकर के जब हमारे लीवर द्वारा एक्टिवेट कर लिया जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल के रूप में, मतलब एक्टिव विटामिन डी के रूप में। जब एक्टिव विटामिन डी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है तब ये जाके अपना काम करता है। विटामिन डी मिलता कैसे है? डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में अगर हमारा बॉडी आधे से 1 घंटे के लिए अगर रहेगा तो हमारा जो स्किन है वो विटामिन डी को विटामिन D3 को विटामिन D3 के रूप में कन्वर्ट करता है। अब इसमें कन्वर्जन के लिए तमाम लंबे प्रोसेस हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन का पैटर्न जो है उसके लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम अगर कमी रहा तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। हाँ, विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन फैट के साथ में मैग्नीशियम बहुत ही क्रूशियल। अगर मैग्नीशियम की कमी रही तो भी विटामिन डी नहीं हो पाएगा, का एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाएगा। अगर आप उसी के साथ में कोई भी स्टेरॉइड ले रहे हैं, जैसे कोई कार्टिकोस्टेरॉइड होगा, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स अगर आप ले रहे हैं तो ये भी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी स्टेरॉइड पे हो तो विटामिन डी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है और कई बार ये विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप स्टेरॉइड थेरापी पे हैं तो अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लीजिए कि विटामिन डी की सब भरपाई कैसे करेंगे। अच्छा, मैग्नीशियम क्रूशियल है विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन डी क्रूशियल है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन डी तो आपको सन के एक्सपोजर से मिल जाएगी। मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा? मैग्नीशियम का सोर्स मैं बोलूँ तो जो तिल का
कुछ भी लड्डू हो, जो सीसेम वाले आइटम्स हैं, वो उसमें भरपूर ये मैग्नीशियम होता है। उसके बाद बनाना है, वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसमें कैल्शियम एंड ये मैग्नीशियम सफिशिएंट मात्रा में होते हैं, जो हमारे रूटीन में अगर हम इसको शामिल करें तो मिल जाते हैं। अभी मैं बोलूँ तो ये कैसे जानोगे कि मैग्नीशियम की कमी हो रही है? मैग्नीशियम की कमी का सबसे बड़ा सिम्टम मैं बोलूँ तो आपका बीपी हमेशा स्पाइक करता रहेगा, डाउन होता रहेगा, मतलब इम्बैलेंस होता रहेगा, नौसिया बार बार होगा, एपेटाइट मतलब भूख का कम होना, इसका सबसे बड़ा सिम्टम है मैग्नीशियम कमी है। आपको फटीग होने लगेगा, थकावट आएगी। विटामिन डी का जो सबसे बड़ा सिम्टम है कि जो फॉलिकल से हेयर लॉस है, वो पहला इंडिकेटर होता है कि विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो गई है आपके बॉडी में। उसके साथ में अगर कोई कट लग गया तो वुंड हीलिंग में बहुत लेट समय लगता है वुंड हील होने में, तो इसलिए विटामिन डी कमी, ये 2 सिम्टम हो गया। उसके बाद मसल्स में वीकनेस आता है विटामिन डी की कमी से। अभी मैं एक जनरल मैकेनिज्म बताता हूँ कि कैसे कैल्शियम और विटामिन डी का रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे विटामिन डी प्ले करता है। जिस टाइम पे विटामिन डी की कमी होगी उस टाइम पे आपके ब्लड के अंदर सीरम कैल्शियम की कमी हो जाएगी। सीरम कैल्शियम की कमी जब होगी तो सीरम कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए हमारा जो पैराथायराइड ग्लैंड है, वो पैराथायराइड ग्लैंड एक्शन में आता है, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड का मेन रोल होता है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। तब उस टाइम पे पैराथायराइड ग्लैंड जो है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा कि हमारे बोन से और मसल से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके वो ब्लड के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, तो जिसके कारण हमारे बोन और मसल्स वीक होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कैल्शियम की कमी से ये बोन और मसल्स कमजोर हो जाते हैं, और ये कौन कर रहा है? विटामिन डी की कमी हो रही है। इसलिए जब भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, आपको बार बार बीमार पड़ रहे हैं, थकावट आ रही है, मसल्स में दर्द आ रहा है, हड्डी में दर्द आ रहा है, हेयर फॉल हो रहे हैं और आपके स्टोन बार बार फॉर्म हो रहे हैं, तो ये सब सिम्टम होते हैं कि विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी आप इंश्योर करेंगे तो जो कहीं यहाँ वहाँ पे जाके जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, उसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होगा तो हड्डी और मसल्स मजबूत हो जाएंगे। तो आपको थकावट वगैरह ये जो प्रॉब्लम्स है, मसल है, मस्कुलर स्पाज्म है, जो स्पाज्मेटिक पेन है, ये सब प्रॉब्लम्स आपके नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं थेरापेटिक डोज की बात करूं तो कैल्शियम का थेरापेटिक डोज अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे 300 mg पर डे तो चाहिए ही चाहिए, 300 से 350 mg। अगर विटामिन डी की बात करूं तो 1000 इंटरनेशनल यूनिट डेली तो चाहिए ही चाहिए। मेंटेनेंस डिफिशियंसी में सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, ये मेंटेनेंस डोज नहीं। अगर डिफिशियंसी है तो उस कंडीशन में ये डेली का डोज मैं बता रहा हूँ। अगर मैग्नीशियम डिफिशियंसी है तो उस टाइम पे जो डेली का डोज है लेडीज में 300 मिलीग्राम के आसपास डेली चाहिए, और एडल्ट में मेन में ऑलमोस्ट 400 mg के लगभग में डेली का मैग्नीशियम चाहिए। अभी मैं इसमें बताऊं तो दूध वगैरह में भी विटामिन डी आपको मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाता है। अगर आप ओबेस नहीं है तो आप दूध से कैल्शियम की सप्लाई अपने बॉडी को दे सकते हैं। ये तमाम फैक्टर्स हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा विटामिन डी के बारे में, आपका जो भी समझ विकसित हुआ उसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप वो भी कमेंट करिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।